गुड इवनिंग एवरीवन। तो डायरेक्टली मैं एक अनस्पोकन रूल के बारे में बात करता हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, बिग हिस्ट्री, और इतनी इस पूरी थीम में एक जो अनस्पोकन रूल है वो इतना ही है कि चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो एक किंग हो, एक जार हो, एक प्राइम मिनिस्टर हो, एक प्रीमियर हो, एक प्रेसिडेंट हो, सबके लिए वो एक रूल है। वो इम्पॉर्टेंट है। दैट रूल इज ऑफन अनस्पोकन एंड इट इज अबाउट ट्रेड। चाहे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हम आयरन एज की बात करें, मौर्यन एम्पायर की बात करें, गुप्ता एम्पायर की बात करें, चाहे मिडिवल सोसाइटी की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, ट्रेड हैज बीन द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन एंड दैट्स द ओनली अनस्पोकन रूल। अब मैटर ये है, अगर आपको आईएएस बनना है तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि जो ये सिस्टम है, जो ये सिविलाइजेशन है, ये कल्चर है जिसके आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि नहीं कि वहाँ पे पैसा कहाँ से आता है। तो यही जो अनस्पोकन रूल है कि जार हो, किंग हो, सम्राट हो, सबको अपनी सरकार चलाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए उनको चाहिए पैसा। वो पैसा उनको मिलता है थ्रू रेवेन्यू, थ्रू टैक्सेशन, और टैक्स तभी होगा जब धंधा होगा। दैट्स दी ओनली रूल। और आज भी वही चीज़ है। तो जब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं और आईएएस बनने की बात करते हैं, तो उनमें सीधा सा फंडा यही आता है कि इंडिया में टैक्सेशन बेस क्या है, और इंडिया को अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए ये टैक्स कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए फिर देखना होगा ना कि टैक्स आ कहाँ से रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, और कौन टैक्स दे रहे हैं, कौन टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। तो जो नहीं दे पा रहे हैं उसमें एक सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ना सिर्फ आईएएस बनने के लिए, ना सिर्फ किंग बनने के लिए, एक प्रीमियर बनने के लिए, एम्परर बनने के लिए, बल्कि जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। क्योंकि हम नहीं तो ब्यूरोक्रेट की चेयर खा सकते हैं, नहीं हम पार्लियामेंट के मोमेंटो खा सकते हैं, नहीं हम बजट का फाइनेंशियल असेसमेंट खा सकते हैं। सिंपल सी है, सर्वाइवल के लिए वी नीड फूड, वी हैव सर्टेन स्टेपल। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो खाने में क्या बनता है, रोटी बनती है आटे से। फिर आप में से बहुत लोग जो है वो चावल भी खाते हैं। उसके अलावा जो भी साथ में आपकी जो सब्जी है, जो भी कॉन्डिमेंट्स है, उनमें यूजुअली पल्सेस हैं, फिशेस हैं, देन मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और ये टोटल स्टोरी है, यही हमारा सर्वाइवल स्टोर हाउस है। बिकॉज एज अ टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आई नो हाउ एनिमल वी आर मोर देन वी बिलीव इट टू बी। सो एग्रीकल्चर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की तरफ देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से देखें, गवर्नेंस लेंस से देखें, तो एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम है। वो यह है कि एग्रीकल्चर फूड तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर टैक्सेशन में ऐड नहीं कर पा रहा है, एग्रीकल्चर जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहा, और एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बन पा रहा है। और अब वन बाय वन देखते हैं इन सबको। तो सिंपल सा स्टैटिस्टिक ये है कि इंडिया एग्रीकल्चर जो है, इंडिया के 100 रुपए में से ये 14 से लेकर 20% तक, या 14 से लेकर 20 रुपए तक ही ये इन्वेस्ट कर पा रहा है, ये जनरेट कर पा रहा है। लेकिन ये है कि जो 100 लोग इंडियन इकोनॉमी में काम करते हैं, उसमें से करीब आधे लोग इस 14 से लेकर 20 तक इस ट्रेड को जनरेट करने में लगे हुए हैं। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल इसे देखते हैं। 100 रुपए की इंडियन इकोनॉमी है, जीडीपी, उसमें से एग्रीकल्चर सिर्फ लेट्स से 16 रुपए डाल रहा है। लेकिन यही वर्क फोर्स की बात करें तो अगर इंडियन इकोनॉमी में 100 लोग काम करते हैं, तो उसमें से 45 लोग जो है वो एग्रीकल्चर में, यानी 45 लोग मिलकर सिर्फ 16 रुपए का काम कर पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं
कि पूरे डेकेड में जो जो एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी है, इंडिया के 100 रुपए में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, वो 14 से 17 और करीब 45-46% वर्कफोर्स, आधी वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइव एक्टिविटी में है। बट साथ में ये भी है कि एग्रीकल्चर जो है वो रेजिलियंट है, स्पेशली अगर मॉनसूनल फ्लेक्सिबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना हो, किसी तरह का क्लाइमेटिक डिस्टॉर्शन ना हो, तो उसके बाद तो एग्रीकल्चर जो है बाकी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी से रेजिलियंट है। और पिछले 24-25 में एग्रीकल्चर जो है पैंडेमिक के बाद इट हैज़ रिकवर्ड टू 3 to 3.5% ग्रोथ। सो एग्रीकल्चर के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ में एग्रीकल्चर जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, और एग्रीकल्चर इज द अल्टीमेट weapon in our hand, is the ultimate base from which we have grown up to। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं बन पा रहा है। तो वो ये है कि एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाने के लिए इट हैज़ टू बी रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव मतलब उससे रेवेन्यू, उससे प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। तो वो एग्रीकल्चर में नहीं दिख रहा। एग्रीकल्चर सर्वाइवल इंश्योर कर रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ बेयरली सस्टेन कर पा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं अगर 45 लोग मिलके सिर्फ 16 रुपए का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर 100 रुपीज की टर्म में यही है, परसेंट मतलब यही है कि पर 100, तो यानी कि इतने लोग मिलके सिर्फ इतना इतना काम कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं बन सकता। प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होगा तो फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं एक रेजिलियंट एब्जॉर्प्शन है। तो अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर डेटा कितना है, जो डेकेडल टर्म है। तो ये आप देख सकते हैं कि 15-16 के अंदर जो एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड है एट करंट प्राइस, वो करीब 25 लाख करोड़ है। और इसका टोटल जीवीए के अंदर, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड टोटल जीडीपी के अंदर 20%। और यही जो है आप देख सकते हैं 31-37। फिर पैंडेमिक के टाइम में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो काफ़ी बढ़ गया। फिर उसके बाद से जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, आपको यूपीएससी के जो पैटर्न है उसके हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चरल जो जीवीए है वो कंटिन्यूसली वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यही इसी टाइम पे अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर देखें तो वो है ना 20% इसके आसपास ही है। तो ये टोटल इंसाइट है कि एग्रीकल्चर, इसका शेयर जो है वो 20% के आसपास ही है। जो जीडीपी के 100 रुपए है उसमें एग्रीकल्चर 20 रुपए ही इन्वेस्ट कर पा रहा है। अब क्रॉप्स के हिसाब से देखते हैं। अब तो एग्रीकल्चर में आ ही गए हैं तो फिर एक बार एग्रीकल्चर की डिटेल में बात करते हैं। और ये आपके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारे डेटा पैटर्न्स। ये आपके मीन्स में भी काम आएंगे, ये इसके बाद भी काम आएंगे। तो ये जो डेटा है ये न सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आप जो जो भी जिस तरह भी आप ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम दें जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस है, तो ये सारे जो डेटा हैं ये बहुत काम के हैं। तो लेटेस्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो शुगर केन का है। तो ये भी देखिए एक अनॉमली है कि हम स्टेबल की बात कर रहे हैं, हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो एक कैश क्रॉप का है, वो 54 मिलियन टन्स। और उसका जो सेकंड जो है उसके बाद वो राइस है 150 मिलियन टन। तो यानी राइस एक स्टेपल क्रॉप और शुगर केन एज ए क्रॉस कैश क्रॉप, इनके बीच में 3 गुना फर्क है। फिर उसके बाद ये वीट का डेटा है, साथ में ये भी प्रोड्यूस हो रहे हैं पोटैटो, मेज, ऑयल सीड और कॉटन जो है वो लिंक्ड के अंदर। तो शुगर केन जो है ये एक कैश क्रॉप, उसके अलावा जो सस्टेनेंस है वो राइस फीट ड्यूओ से चल रहा है। फिर अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन ये जो 50% मार्क है उसके आसपास ही है। 15-16 के अंदर 54% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, उसके बाद 50-48, फिर 23-24 के अंदर 46%। तो अभी भी जो जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है वो हाफ ऑफ द इंडियाज वर्क फोर्स है। तो डिक्लाइन हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो है। और इसका रीज़न ये है कि अगर एग्रीकल्चर से इस पॉपुलेशन को कम करना है
क्योंकि ऑब्वियसली अगर 46 लोग मिलकर अगर सिर्फ 16 रुपए का काम कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में ही एक घाटे का सौदा है। लेकिन यह है कि इसमें से कम भी कर ले, हम ये कहेंगे कि ठीक है, कम से कम है ना ब्रेक इवन पे तो ले आओ, है ना। 16 लोग अगर 16 रुपए का काम करें तब वो चीज़ ठीक है, चलो मानते हैं कि है ना, नई फायदा है नई लॉस है, लेकिन वो चीज़ जो है वो कम से कम चलने लायक है। तो इसमें जो हम बात करें, 30 लोग एग्रीकल्चर से हटाने हैं, और इनमें से यंग पॉपुलेशन है, क्योंकि जो इंडिया जो है इट इज़ गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी हमारी जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है ना, ये हम कह सकते हैं 35 अगर मार्क कर लें तो हमारी पॉपुलेशन का 65% जो है वो 35 या उसके नीचे है। तो वो इंडिया के लिए बहुत ही एक फायदे की चीज़ है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि ये 30 लोग जो है यंग लोग, ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इसके बाद जाने के लिए उनके पास ये है कि एकदम से तो ये खुद को है ना प्रोफेशनली स्किल करके सर्विस सेक्टर के अंदर जा नहीं सकते। बीच में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इनकी जो जो कह सकते हैं जो सेमी स्किल नेचर है इनके स्किल पोर्टफोलियो का, उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडिया की खुद ही रॉबस्ट नहीं है। इंडिया का सर्विस सेक्टर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी भी लेस रॉबस्ट है। तो इसकी वजह से ये पॉपुलेशन जो है ये माइग्रेट नहीं कर पा रही, तो फिर ये पॉपुलेशन अभी भी अटकी हुई है। फिर नेक्स्ट आपके आईएएस बनने के लिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फार्म होल्डिंग को लेकर। तो ये भी देखना है कि इंडिया में अगर हमें दिख रहा है कि 46 लोग मिलकर 16 रुपए का काम कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो हर कोई इस चीज़ को टोक देगा। अगर एक छोटे से फार्म में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि भाई आप सब लोग जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, जो भी आउटपुट होगा उसको बेच के जो प्रॉफिट आएगा आपके बीच में डिवाइड करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये हम देख रहे हैं। तो फिर जो विजिबल स्ट्रक्चर है इस कहते हैं ना एक्सेस ऑक्यूपेशन का, वो विजिबल नहीं है। कारण क्या है उसका, कि जो फार्म होल्डिंग है इंडिया में वो फ्रेगमेंटेड है। अगर एक साथ ही एक बड़े फार्म पे इतने लोग काम करते हो तो हमें समझ में भी आए। लेकिन जो ऑलरेडी जो फार्म होल्डिंग है वो इतनी फ्रेगमेंटेड है, हर एक हाउस होल्ड के पास एक एक हेक्टेयर है। अब एक हेक्टेयर में पूरा घर काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो फिर वो चीज़ें बिगड़ जाती है कि जो फार्म होल्डिंग है उसका साइज ये है। और रीसेंट जो और स्टडीज है नाबार्ड वगैरह की स्टडी, उनमें पता चला है कि ये जो एवरेज फार्म होल्डिंग है ये कम होके और है ना 1.08 हेक्टेयर से अब 0.86 हेक्टेयर हो गई है। तो इसलिए ज़्यादातर फार्मर जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है फिर कि अगर एक पूल्ड लैंड हो, कॉमन लैंड हो, तब तो वहाँ पे उसी खेत के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करके उसके अंदर एग्रीकल्चर इम्प्रूव करके इरिगेशन प्रोवाइड करके ये किसी न किसी तरह से मैकेनाइजेशन वगैरह की तरह की हेल्प लेके उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेड नेचर की वजह से सब लोग जो है अभी भी जो रूडिमेंट्री टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मैकेनाइजेशन है नहीं, फार्म इम्प्रूवमेंट वो बहुत कम है, इरिगेशन पोटेंशियल कम है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल आउटपुट है वो डिस्टॉर्टेड है। फिर हम आते हैं ट्रेड पे। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इंडिया से बाहर जा रहा है वो राइस है, बासमती और नॉन बासमती दोनों। 11.5 यू नो बिलियन यूएस डॉलर। फिर उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स हैं 8 बिलियन यूएस डॉलर। फिर उसके बाद स्पाइसेस है 4.5, शुगर 4 एंड कॉटन 3.5। तो टोटल जो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो अराउंड 48 टू 50 बिलियन डॉलर है। फिर अगर आपने इस साल के जो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा देखे हो तो टोटल जो एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो अराउंड 830
बिलियन यूएस डॉलर है। तो उसमें से ये देखिए आप, 1/16 हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर का है, जबकि हाफ ऑफ द वर्क फोर्स जो है, वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। सो ये इंडिया की मेन प्रॉब्लम है। फिर इंपोर्ट की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर 46% लोग, आधे लोग अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो कम से कम हम एग्रीकल्चर के वे में तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है एडिबल ऑयल का। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया मिशन भी शुरू किया है। तो करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर का एडिबल ऑयल है। पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, कॉटन, ये सब भी हम कर रहे हैं। तो टोटल जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट जो है वो 35 to 37 बिलियन है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है वो सरप्लस में है। लेकिन ये सरप्लस जो है वो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी है। ये दो, एडिबल ऑयल और पल्सेस, ये दोनों जो है ये अवॉइड किए जा सकते हैं बिकॉज दे कैन बी ग्रोन इन आवर ओन सॉइल। फिर अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की और सोन एरिया की। तो सोन, नेट सोन एरिया मतलब कितना एरिया जो है पर्टिकुलरली जो बुवाई के अंदर आता है, जहाँ पे बोया गया है। क्योंकि एक खेत जो है उसका मेजरमेंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर तो मेजरमेंट बहुत होता है, लेकिन उसमें फिर और भी जो जगह होती है ना। एक छोटी सी गुमटी बना देते हैं, फिर उसमें कुआं होता है, और फिर वाटर चैनल्स होते हैं, फिर जो पानी की लिए जो भी मोटर वगैरह हो गया, और जो यहाँ वहाँ स्पेशीज हैं, वो सब भी। तो उन सबको हटा के जहाँ पे जिस जगह पे मेन बुआई हो ही रही है, वो 15-16 में 139 है। उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं पूरे टाइम में, पिछले 10 साल में जो नेट सोन एरिया है इन मिलियन हेक्टेयर, वो स्टेबल है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे हम सैचुरेट हो गए हैं। हम एरिया जो है वो नहीं बढ़ा सकते, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये एरिया भी यहाँ पे है ना कम हो जाए। तो फिर यहाँ पे जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के और मेन दोनों के, कि जब हम नेट जोन एरिया जो है उसको नहीं बढ़ा सकते, तो फिर जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, रेवेन्यू है, वो यहाँ पे जमीन से तो नहीं आएगा। वो आएगा अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करें, और साथ में हम क्रॉपिंग के साथ है ना अलाइड एक्टिविटी है उनको भी मिक्स करें। फिर ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करते हैं। तो ग्रॉस के अंदर फिर यही है कि उसमें फिर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर हर खेत का है। तो ये जो ओवरऑल इंक्रीज है वो दिख रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल 197 से 205। और बाकी आप समझ गए, जैसे ये खेत होता है, तो अब इस खेत के अंदर ये वाला हिस्सा जो है, इसी के अंदर टोटल बुवाई हो रही है। यहाँ पे एक कोठी बना दी, छोटा सा कमरा बना दिया, यहाँ पे फिर ट्रैक्टर रखने के लिए है, यहाँ पे फिर आप जो भी ट्यूबवेल है, कुआं है, वो है। इस तरह से ये जगह जो है ये भले ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में खेत के अंदर आ रही है, लेकिन फिर यहाँ पे बुआई नहीं हो रही है। फिर अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स। तो लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है राइस पैडी की बुआई हो रही है, उसके बाद गेहूं की। ये सब परसेंट एरिया, टोटल जो जिसमें बुआई हो रही है नेट सोन एरिया, उसमें से 26% पे राइस है और 21% पे वीट है। तो ये टोटल जो है ये हो जाता है 47%। यानी नेट सोन एरिया के आधे पे तो गेहूं और चावल ही हो रहे हैं। ये आपको और पैटर्न याद रखना है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, कि अगर हम एडिबल ऑयल पल्सेस वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसइंसेंटिव है वो ये है कि इतना बड़ा हाफ ऑफ द एरिया जो है वो ऑलरेडी राइस एंड व्हीट में है। तो इसको इंटरक्रॉप करके अदर इंसेंटिव से, अदर जो कह सकते हैं पॉलिसी स्टिमुलेशन से ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। पल्सेस जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेस एंड ऑयल सीड, लेकिन उन सबको वो स्पेस मिल नहीं रहा है। फिर बाकी और सीरियल्स हैं, मिलेट्स हो गए, पर्ल मिलेट्स वगैरह, बाजरा मेज वगैरह, तो इनको भी जगह कम है। और ये आप देखिए,
सबसे अलग इंसाइट कि सिर्फ 5% एरिया पे शुगर केन हो रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है इट इज 454 मिलियन टन। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम है या एक रेवेन्यू आइडिया है कि किस तरह से एक कैश क्रॉप बहुत ही कम एरिया ऑक्यूपाई करके बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। फिर अब देखते हैं कि कौन सी क्रॉप जो है पिछले 10 साल में एक्सपेंड हुई। तो पल्सेस के अंदर मॉडरेट एक्सपेंशन है, क्योंकि एमएसपी मार्जिन जो जो है वो ज़्यादा है। वो अभी आगे देखते हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्कीम में जो पल्सेज हैं उनको इंसेंटिवाइज भी कर रही हैं। मिलेट्स जो है उनके अंदर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। तो दोनों यहाँ पे हैं, एक तो पॉलिसी इंसेंटिव है और फिर उसके बाद जो फोकस जो है न्यूट्रिशन का वो भी इस पे हुआ है। फिर ऑयल पाम जो है इसके अंदर काफ़ी रैपिड एक्सपेंशन है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम उसके थ्रू जो एडिबल ऑयल है जो हम 20 बिलियन यूएस डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वही यहाँ पे बचाया जा सकता है। और उसकी वजह से गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर रही है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगेन यहाँ पे पर हेक्टेयर इनकम जो है यहाँ पे हायर है। तो ये एक बहुत अच्छा लॉजिक है, सिमिलर टू द शुगर शुगर केन। फिर सोयाबीन जो है ये भी मॉडरेट है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन में एरिया कम हुआ है। तो जो कोर सीरियल्स हैं जो ट्रेडिशनली उगाए जा रहे हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एरिया पहले से कम हुआ है। और कॉज जो है कि यहाँ पे जो पहले उगा रहे थे अब धीरे धीरे वो राइस व्हीट की तरफ वो शिफ्ट कर रहे हैं। फिर जूट के अंदर इसमें भी डाउन हो रहा है, क्योंकि पहले जो जूट के सब्स्टिट्यूट नहीं थे अब सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ गए हैं और उसकी वजह से जूट की डिमांड जो है काफ़ी कम है। और जूट का जो मार्केट है वैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद तो जूट का मार्केट काफ़ी टूट गया है। फिर ग्राउंड नट अगेन इसमें डिक्रीज है, क्योंकि सोयाबीन के साथ कंपटीशन हो रहा है। कॉटन की डिमांड जो है वॉलेटाइल है, इसकी वजह से भी इसमें डिक्रीज हुआ है। और साथ में पेस्ट अटैक है, इरेटिक क्लाइमेट है, उनकी वजह से भी। तो यहाँ पे एक और चीज़ यूपीएससी टेस्ट कर सकता है, वो ये है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट बिल्कुल ही इरेटिक, बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल हो गया है, तो उसमें ये जो क्रॉप्स होती है लॉन्ग जेस्टेशन, लॉन्ग हाई केयर वाली और काफ़ी वल्नरेबल जो होती है, वो सब क्रॉप जो है धीरे धीरे उनके अंदर डिक्रीज हो रहा है। रीज़न उनका यही है कि अगर क्लाइमेट चेंज अगर इसी तरह से आगे जाता रहा तो फिर जो स्ट्रेस टॉलरेंट जो है वही वैरायटी आगे बढ़ेगी। और इसीलिए यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो मिलेट्स को इनको देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेजिलिएंट है और इनके अंदर जो एक्सपेंशन है वो सिग्निफिकेंट है। ये है ना, इंसेंटिव भी है इसमें मिल रहा है, पॉलिसी इंसेंटिव। बट ये एक तरह से नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी भी फार्मर का, क्योंकि अगर यहाँ पे वो क्रॉप्स उगाई जाएं जिनके जेस्टेशन में हार्वेस्ट में टाइम लगता हो, जिनको सिग्निफिकेंट केयर चाहिए, वो क्रॉप अगर बीच उसके अंदर बीच उसके राइपिंग सीजन में अगर बारिश हो जाए तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी क्रॉप्स ही हो जो स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। फिर अब क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ बात करते हैं। तो टोटल जो पैटर्न है इसमें जो अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, ये पूरी डेकेडल इनसाइट है 15 से 25 तक। तो जो नेट सोन एरिया है वो स्टेबल है। वो आप जानते हैं कि वो 140 मिलियन हेक्टेयर वहाँ तक वो चीज़ स्टेबल है। उसके उसे इसके बाद से हम जो सोन एरिया जो है वो उसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, और उल्टा आने वाले टाइम में इसके भी कम होने के चांस है। तो ये लैंड कॉन्स्ट्रेंट है। फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। स्पेशली आपने देखा ही कि ये, दोनों पॉलिसी इंसेंटिव
और इरेटिक क्लाइमेट, दोनों की वजह से जो क्रॉप डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और साथ में जो जो माइग्रेशन है, क्रॉप माइग्रेशन, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम है। जैसे हम उसमें भी देखा था कि जो पहले वाले जो कोर सीरियल्स हैं उसमें अभी भी जो फार्मर जो है वो वीट राइस साइकिल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट के इंसेंटिव देने के बाद भी पल्सेस हो गया, या फिर जो मिलेट्स हैं, या फिर एडिबल ऑयल है, उनकी तरफ डाइवर्सिफाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस जो है वो वॉलेटाइल है। फिर जो क्रॉपिंग वगैरह है उसमें भी सडन बिल्कुल शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, जबकि एमएसपी वाले के अंदर एक स्टेबिलिटी है। और ये जानते हैं कि ज़्यादातर जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वो कम हैं, और साथ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में माइंडसेट है वो स्टेबिलिटी की तरफ ही जाता है। ये आप इन जनरल हम देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी हर जगह जो मुहिम चलती है, शादी हो, लड़का देखने जाओ, लड़की देखने जाओ, या फिर आगे है ना सोशल प्रेस्टीज वगैरह, वो सब गवर्नमेंट जॉब को लेकर है, क्योंकि ये लोग खराब नहीं है, जैसी सोसाइटी है और जिस तरह के दिन देखे हैं तो उस तरह की वो है ना अपने लिए सिक्योरिटी चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही एमएसपी जो है ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट हॉर्टिकल्चर और मिलेट्स जो हैं ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। फिर क्रॉपिंग शिफ्ट में देखें, जो पंजाब हरियाणा जो है वो अभी भी वहाँ पे राइस एंड व्हीट डोमिनेंस है ना, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर वो काफ़ी डिप्लीट हो चुका है। और साथ में ये जो पैटर्न है, ये जो साइकिल है, इसकी वजह से फर्टिलिटी है वो भी कम हो रही है। और साथ में जो फर्टिलाइजर यूज़ है वो भी काफ़ी एक्सेस होता जा रहा है। तो कुल मिला के ये घाटे का सौदा होना लग गया है, लेकिन कारण वही है, एमएसपी जो है वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इनको पता है कि जब तक आदमी है, दुनिया में आदमी है, तो वो जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाएगा। और राइस एंड व्हीट जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। फिर सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रेजिलिएंट है, ये जो पॉलिसी इंसेंटिवाइज हैं, वो क्रॉप्स बढ़ रही है, पल्सेस, सोयाबीन, मिलेट्स। साउथ इंडिया जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर, पाम्स, मिलेट्स ये यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो राइस अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे इंक्लिनेशन काफ़ी हाई है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर की रिस्क क्या है। तो अब यह है कि एग्रीकल्चर में आउटपुट, डिक्लाइनिंग आउटपुट, ये लेस आउटपुट के अलावा दो तरह के रिस्क हैं। पहला है प्राइस रिस्क, और इसी वजह से जो वीट राइस साइकिल है वो अभी भी स्टेबल हो चुकी। और सेकंड ये है कि किसान डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, उसमें रीज़न यही है, प्राइस रिस्क का। क्योंकि हार्वेस्ट के जस्ट बाद प्राइस क्रैश हो जाती है ना। अब ये रीज़न क्या है, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, और हम फील करते हैं कि एग्रीकल्चर मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस डिपेंड करती है, ये हम जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अदर कमोडिटीज़ पे अगर रहें, इंडस्ट्रियल आउटपुट पे रहें, सर्विसेज पे रहें, तो हम समझ सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे जायज़ है। लेकिन एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए अगर डिमांड सप्लाई या मार्केट इक्विलिब्रियम अगर लगाएंगे, तो उससे जो फ़ायदा है वो सिर्फ जो इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स हैं उन्हीं को होता है, फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। क्योंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो हैं वो पैरिशेबल होती है, बहुत जल्दी वो खराब हो सकती है, तो इसीलिए किसान उनको बेचना चाहते हैं। फिर यह है कि ट्रेडर लॉबी जो है, अड़हतिया हो गए, दुकानदार हो गए, या जो मंडी वाले हैं, वो सब काफ़ी ऑर्गेनाइज है। उन्हीं के अगेंस्ट अगर हम इंडियन फार्म होल्डिंग को देखें तो वो फ्रेगमेंटेड है, सब अपने अपना खुद का
लेके आते हैं, मतलब खुद का जो प्रोड्यूस है वो लेके आते हैं, बार्गेनिंग पावर जो है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर वो बहुत कम होती है। और फिर उनके पास टाइम शॉर्टेज है, क्योंकि हार्वेस्ट के जस्ट बाद उनको अपनी सप्लाई जो है वो उनको देनी होती है, उनके पास उतना स्टोरेज नहीं है। हाँ, ये आप समझ सकते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर का या उससे भी कम खेत है, तो वो उसमें स्टोरेज के लिए क्या रखेगा, उसको वो चीज़ जो है वो देनी ही होती है। तो अब जब डिमांड एंड सप्लाई में सीधा सा प्रिंसिपल है, किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा हो, क्योंकि डिमांड तो आप जानते हैं कि डिमांड एग्रीकल्चर कमोडिटी की वो स्टेबल है ना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं 50 रोटी खाऊंगा। जो स्टेबिलिटी है वो है ना। जिनको जितना खाना है वो उनको उतना ही रखते हैं। हम सब लोग जो है अपने घर में जो भी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से ही लेके आते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैं, है ना, आज 1 कार्टन टमाटर लेके आऊंगा और 1 कार्टन गोभी खा जाऊंगा, है ना। ये किसी भी जगह पे नहीं होता। तो डिमांड स्टेबल है, तो फिर इसको ना, ये वैसे तो मार्केट इक्विलिब्रियम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि डिमांड तो स्टेबल हो गई, सप्लाई एक्सेस हो गई। तो सप्लाई एक्सेस होने की वजह से क्या है कि प्राइस जो है वो क्रैश हो जाती है। और यहाँ पे पहले ही उनके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो टाइम शॉर्टेज है, स्टोरेज नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो फिर उनको प्राइस मिल नहीं पाती, और ट्रेडर लॉबी जो है वो सारा फायदा उठाती है। फिर सेकंड रिस्क जो है वो प्रोडक्शन रिस्क। प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि फ्रेगमेंटेड फार्म होल्डिंग है। फ्रेगमेंटेड फार्म होल्डिंग है तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल इम्प्रोवाइजेशन है वो नहीं है। एग्रीकल्चरल इम्प्रोवाइजेशन मतलब इरिगेशन हो गया, फिर उसके बाद इरिगेशन के बाद मैकेनाइजेशन, मशीन्स वगैरह हो गई। फिर इसके बाद थर्ड होता है क्रॉप इंश्योरेंस। फोर्थ होता है साइंटिफिक नॉलेज। एंड फिफ्थ होता है पूल्ड पावर। इसमें हर तरह की पावर है, चाहे वो क्रेडिट की हो, चाहे बार्गेनिंग पावर हो, वो सब। तो ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो किसान है वो ऑलरेडी अपने जो फ्रेगमेंटेड फार्म है, तो जिस तरह से खेती करता आ रहा है उसी तरह से करता है। तो उसी तरह से करेगा, तो फिर यहाँ पे जो क्लाइमेटिक स्ट्रेस है वो अपना रंग दिखाता है ना। ये पहले ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इरेटिक रेनफॉल है, या फिर जिस भी तरह के क्लाइमेटिक स्ट्रेस है, वो यहाँ पे इनसे इम्प्रूव हो सकते हैं, है ना। काफ़ी तरह से वो इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर उनके पास पूल्ड पावर है, तो यहाँ पे इनमें से ये कह सकते हैं, जैसे इरिगेशन जो है वो पूल्ड हो सकता है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकते हैं। बट जब वो नहीं है, सब फ्रेगमेंटेड है और क्लाइमेट स्ट्रेस बढ़ेगा, तो फिर जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जो है वो इन दो अप्रोचेस के थ्रू जाता है। फर्स्ट ये है कि उनको प्राइस एश्योरेंस मिले कि कुछ नहीं हुआ तो आपको ये मिनिमम प्राइस तो मिलेगी ही मिलेगी, जिसको बोलते हैं एमएसपी। और साथ में अगर क्लाइमेटिक स्ट्रेस की वजह से अगर उनका प्रोड्यूस, अगर उनका हार्वेस्ट अगर खराब हो जाता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू उनको इंश्योरेंस मिलेगा। अब देखते हैं एमएसपी क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही एमएसपी की शुरुआत हुई। और एमएसपी जो है शुरू में ये इंट्रोड्यूस किया गया ताकि किसान जो है, दे आर इंसेंटिवाइज्ड, दे फील इंसेंटिवाइज्ड टू ग्रो व्हीट एंड राइट। और व्हीट एंड राइस जब उगाएंगे तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस हायर होगा। तो वही हायर प्रोड्यूस जो है वो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी बनाएगा। क्योंकि इससे पहले फूड जो सब्जेक्ट था वो एक तरह से इंडिया के लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन बन गया था। इंडिया को बाहर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में इन सब जो अदर इंसेंटिव है, हाई यील्डिंग वैरायटी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इसके साथ ये भी कहा है कि ये सब देने के बाद जो भी आपका प्रोड्यूस होगा, है ना, वो आपको, है ना, घाटे का सौदा नहीं होने देगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उस वो प्रोड्यूस आपको इस, कम से कम इस दाम पे तो हम आपसे खरीद ही लेंगे। यानी अगर मार्केट में इससे ज़्यादा अगर दाम मिलता है
एक फ्लोर प्राइस है ये। अगर इससे ज़्यादा मार्केट में मिलता है तो वहाँ बेचिए, कहीं नहीं मिलेगा तो इसमें तो हम खरीदेंगे खरीदेंगे। तो इससे क्या है, जो डिस्ट्रेस सेल है, डिस्ट्रेस सेल जो भी आपको इससे पहले बताया था कि हार्वेस्ट के जस्ट बाद ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो अपना अनाज जो उगा वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि स्टोरेज उनके पास है नहीं, और इस पर्टिकुलर विंडो में अगर उन्होंने नहीं बेचा तो फिर उस अनाज का वो करेंगे क्या। तो फिर वो मंडी लेके आते हैं, ट्रेडर्स जो है वो उनको फिर देते नहीं है, सप्लाई एक्सेस हो जाती है, जो प्राइसेस है वो गिर जाती है। तो फिर जिस भी औने पौने दाम में उनको वो चीज़ बेचनी पड़ती है, यानी 100 में बनाया और 10 में बेचा, ये वाली हालत हो जाती है। और ये बार बार होती है तो फिर किसान जो है वो एग्रीकल्चर छोड़ने की कोशिश करता है। और फिर साथ में ये, ताकि जो फूड सिक्योरिटी हो जाए, जो प्रोडक्शन है वो इंसेंटिव हो। फिर अब ये है कि अब ये एमएसपी पॉलिसी काफ़ी टाइम तक चलती रही, लेकिन फिर ये है कि धीरे धीरे एमएसपी को लेके भी बहुत सारे डिबेट होने शुरू हो गए। तो रिसेंटली 2018-19 में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ, जिसमें जो एमएसपी है उसकी जो प्राइस है, क्योंकि एमएसपी वो भी जो वेटेड एवरेज है वो भी पहले अलग अलग तरीके से कंसिडर करते थे। तो उस कंसिडरेशन को लेकर ही डिबेट था कि आखिर एमएसपी इतनी ही क्यों रखी जाए, उतनी क्यों रखी जाए। तो फिर 2018-19 में एमएसपी को लेकर एक क्लियर प्राइसिंग रूल आ गया कि एमएसपी जो है, जितना भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल इंडिया वेटेड, मतलब पूरी इंडिया में सारी क्रॉप्स को लेकर जो भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका कम से कम 1.5 टाइम्स रखा जाएगा हर एक क्रॉप के लिए। यानी वीट को उगाने के लिए पूरे इंडिया में हर जगह पे, हर एक कॉर्नर में, हर एक तरह के फार्म में उसको कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, इनपुट कॉस्ट, फिर उसका 1.5 टाइम। तो इससे क्या है कि अब एक कॉस्ट इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल में भी वो चीज़ पहले वाली प्रॉब्लम तो थी ही थी। और सेकंड ये है कि जो मार्केट सिग्नल है पहले डिस्टॉर्टेड थे बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो पहले कॉस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो काम ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे दो चीज़ रिकग्नाइज हो गई। फर्स्ट, इसमें ये रिकग्नाइज होगी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना। तो यानी जैसे पता चला है कि गेहूं जो है वो करीब 20 रुपए किलो तो प्रोड्यूस ही हो रहा है। तो यहाँ पे फिर ये 30 रुपए किलो उसकी एमएसपी डिसाइड होगी कि 20 रुपए किलो है तो कम से कम ये, है ना, 30 रुपए किलो वो चीज़ बिकनी चाहिए, तब जाके जो हर किलो पे उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि इतना ही प्रॉफिट है, आप समझ सकते हैं कि एक किसान के लिए एक पूरी हार्वेस्ट साइकिल में किल्लत से प्रोड्यूस होता कितना है ना, मन के अंदर गिनते हैं, एक मन के अंदर 40 किलो होते हैं ये। तो ये एक क्विंटल में देखें तो क्विंटल के अंदर करीब 2.5 मन होते हैं। और ज़्यादातर जो है करीब, ये आप देख लीजिए कितना मुश्किल से 5-10 मन जो है वो यूजुअली निकल पाता है। ये है सिनेरियो। अब 5-10 मन के अंदर आप समझ लीजिए कि कितना होगा ये। ये टोटल हो गया 400 किलो, 400-500 किलो उनका हो जाता है एवरेज। अब 400-500 किलो के हिसाब से देखें, 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट वो उठा पाते हैं पूरी हार्वेस्ट साइकिल में। तो ये एक तरह से, है ना, कमी है काफ़ी। फिर देखते हैं कि एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स कवर होती है। तो 25 क्रॉप्स हैं, जिसमें 14 जो है वो खरीफ क्रॉप है, 6 जो है रबी रबी क्रॉप है, और उसके अलावा 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, जूट एंड कोका। फिर एमएसपी जो है वो अनाउंस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़, है ना, प्रोक्योर होगी। यानी गवर्नमेंट ने बोला है कि यूनिवर्सल अनाउंसमेंट होता है कि गवर्नमेंट की इतनी हम एमएसपी रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। जैसे 24-25 की बात करें, जैसे पैडी जो है वो, उसकी एमएसपी जो है वो रखी गई 2300, यानी 23 रुपए किलो, 1 किलो के हिसाब से 23। गेहूं जो है वो पिछले साइकिल में करीब
₹23.75, ₹22.75 पर केजी। और ये जो है मार्केट के अंदर, ये जो जितने भी ट्रेडर ट्रेडर वगैरह है वो करीब इसको 30 से लेकर ₹32 किलो बेच रहे थे। ये पिछले साल का सिनेरियो है। और इसी तरह से ये सब प्राइसेस जो हैं, ये एमएसपी अनाउंस की गई। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एक और चीज काम की है, मार्जिन्स ओवर कॉस्ट, यानी कॉस्ट से कितना ज्यादा एमएसपी अनाउंस हुई है। तो ये जो है सबसे ज्यादा पल्सेस एंड ऑयल सीड पे। तो ये है पॉलिसी सिग्नल्स, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे ये सिग्नल देती है कि किस क्रॉप को इंसेंटिवाइज करना है, और वो यहाँ पे इनको इस एमएसपी अनाउंसमेंट के थ्रू मिलता है। जो गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग जो है वो पल्सेज एंड ऑयल सीड की तरफ माइग्रेट करें, तो इसी कारण गवर्नमेंट ने इनकी एमएसपी इतनी बढ़ा दी। तो मार्जिन ओवर कॉस्ट मतलब ये है कि उनकी कॉस्ट से उनको, है ना, 60% से लेकर 100% तक ज्यादा मिल रहा है। यानी अगर उनकी कॉस्ट ₹100 है, गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस की है ₹160। वैसे ही अगेन ये ऑयल सीड की बात करें, ₹100 कॉस्ट है तो गवर्नमेंट ने ये ₹200 अनाउंस की। तो यहाँ पे फिर हर कोई लेना चाहेगा। इसके अंदर देखिए आप, ₹60 का फायदा, और इसके अंदर पर केजी क्या है, पर केजी की बात कर रहा हूँ, पर केजी ₹100। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपका जो आउटपुट है लेट्स से 500 किलो हुआ, तो 500 किलो और पर केजी अगर ₹60 है, तो ये यहाँ पे ₹30,000 आपकी इनकम, जो एक सब्सटैंशियल इनकम है। सेम अगर ऑयल सीड की बात करें, अगर ऑयल सीड आपका 100 किलो हो रहा है, तो ये आपका ₹10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये एक गवर्नमेंट यहाँ ऐसे इंसेंटिवाइज कर रही है। फिर एक कॉमन ट्रैप है यूपीएससी का, एमएसपी वर्सेस प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे वो चीज़ खरीद रही है। तो एमएसपी तो एक अनाउंसमेंट है जो कि यूनिवर्सल है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी सिग्नल्स देती रहती है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है वो सेलेक्टिव है, कि गवर्नमेंट हर एक क्रॉप को प्रोक्योर नहीं करती। जो पीडीएस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए जो ज़रूरी है, गवर्नमेंट वही क्रॉप्स लेती है, और वो भी स्पेसिफिक रीजन्स हैं। हर एक रीजन से वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो राइट एंड वीस्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट के अंदर हाईएस्ट है। आगे इसका डेटा आएगा, क्योंकि जो इंडिया का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और जो बफर स्टॉक है, दोनों के लिए राइस एंड वीट ज़रूरी है। और जितने भी गवर्नमेंट स्टोरेज बने हुए हैं वो राइस एंड वीट को ध्यान में रख के ही बने हुए हैं, क्योंकि ये आप जान सकते हैं ये इमरजेंसी बफर्स हैं। और राइस एंड वीट जो है ये इमरजेंसी स्टेपल्स हैं, मतलब लास्ट रिजॉर्ट स्टेपल है। कि कुछ नहीं है, जिस दिन ये सब कुछ अगर हट भी जाए, है ना, पॉलिटिक्स का पता नहीं, किसका राज होगा उसका पता नहीं, किस तरह की सर्विसेज होगी पता नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी पता नहीं, लेकिन ये है कि फिलहाल तो हम राइस एंड वीट ही खाएंगे। फिर अब प्रोक्योरमेंट वॉल्यूम की तरफ आते हैं डेटा में। तो ये लास्ट खरीफ सीजन के अंदर टोटल पैडी, पैडी मतलब राइस, वो है करीब 832 लाख टन पैडी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की, और टोटल 1,19,00,000 किसानों को इससे फायदा हुआ। फिर एग्रीगेट एमएसपी की बात करते हैं, तो टोटल पे आउट जो है वो करीब 3.3 लाख करोड़। ये देख सकते हैं आप, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोटल गवर्नमेंट ने कितना प्रोक्योर किया और गवर्नमेंट ने टोटल कितना दिया, क्योंकि ये भी फिर जो है ये पब्लिक मनी है। और कहाँ कहाँ दिया गया, वीट जो है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये आप समझ सकते हैं, जो कहा है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो रीजन स्पेसिफिक है, हर एक जगह से नहीं लेते, कुछ स्पेसिफिक है। वैसे ही पैडी प्रोक्योरमेंट जो है वो पंजाब से, फिर साउथ इंडियन एंड ईस्टर्न स्टेट से। फिर अब बात करते हैं एमएसपी क्रॉप की फूड आर्किटेक्चर के अंदर उनका वेटेज कितना है। तो ओवरऑल जवाब यही है कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वीट एंड राइस ही प्रोक्योर कर रही है। पीडीएस के लिए भी राइस एंड वीट ज़रूरी है, बफर स्टॉक में भी राइस एंड वीट है, और फूड सब्सिडी भी राइस एंड वीट के थ्रू ही देते हैं।
बाकी जो जो क्रॉप्स हैं उनको उनका उतना रोल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी बफर्स जो हैं वो राइस एंड व्हीट को लेकर ही। फिर एमएसपी की बात करते हैं कि किस किस तरह की एमएसपी दी जा रही है। तो 24-25 में ये आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी सिग्नल है एमएसपी के थ्रू, वो पल्सेस के लिए जो अरहर की दाल है उसका उसकी एमएसपी जो है वो कॉस्ट से 60% अबव है। ये है उसका मार्जिन। बाजरा को 75% अबव कॉस्ट, यानी जितना आपका कॉस्ट लगा है उससे 75% आपको ज़्यादा ही एमएसपी दी जा रही है। सेम मसूर लेंटिल, वो भी एक पल्स है, उसको भी 60% अबव। फिर ऑयल सीड में रैप सीड मस्टर्ड, इसको भी 100%। तो ये है मार्जिन्स, और ये पॉलिसी सिग्नल्स या पॉलिसी इंसेंटिव्स दिखाए जा रहे हैं। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्योंकि इंसेंटिव तो दे दिए, लेकिन इंसेंटिव के बाद भी जो किसान की जो इनकम है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज नहीं हो रही। क्योंकि चलो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइस सपोर्ट हो गया, वो दे दिया, गवर्नमेंट ने मंडी सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो जो जितने भी इंटरमीडियरी है उनको भी रेगुलेट कर दिया, मार्केट रेगुलेट किया। लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो क्लाइमेट शॉक्स हैं, जो क्लाइमेट स्ट्रेस हैं, वो कैसे रेगुलेट करें? क्योंकि अगर ज़्यादातर जो फ्राया हो फार्म होल्डिंग है वो अगर स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो वहाँ पे हर एक किसान खुद तो वो इम्प्रूव कर नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि करेगा नहीं, कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जितना आपको पता है कि अभी ये एमएसपी जो है, जो जिन पे 60%, 70%, 100% मार्जिन है, उस तरफ तो किसान डाइवर्सिफाई अभी हुए नहीं। जो उगा रहे हैं ऑलरेडी, ये कह सकते हैं गेहूं हो गया, मिलेट्स वगैरह हो गया, तो उनमें उतना प्रोडक्शन है नहीं। जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं उतना तो उनके पास है भी नहीं कि अच्छे इनपुट लेके आए, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छी मशीन्स। जो भी है उनके पास वो ओल्ड टेक्निक्स है, उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती नहीं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती नहीं, अगर प्राइस क्रैश हो गई तो उनके पास फिर कुछ नहीं बचता। तो इम्प्रोवाइज करने के लिए, मैकेनाइज करने के लिए, इरिगेशन लाने के लिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वो है नहीं। तो यानी इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इट इज़ डीपली एक्सपोज टू प्रोडक्शन रिस्क, क्लाइमेट रिस्क। और ये करीब हाफ जो एरिया है, अराउंड 65 to 70 मिलियन हेक्टेयर, इट इज रेन फेड। आज के टाइम में 2026 में हमारी हमारा जो नेट सोन एरिया है, जिन पे हमारा खाने वाला अनाज उगता है, वो ईश्वर के भरोसे है, जो क्लाइमेट के भरोसे है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट जो है बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल हो गया है। और मैं तो काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट टाइम पे सर्दी कब आएगी, गर्मी कब आएगी, बारिश होगी कि नहीं होगी। इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे तो उस उतनी बारिश के लिए, है ना, तैयार ही नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ, तो इतनी बारिश तो हमने कभी देखी नहीं। और इतनी की फ्लड से स्टार्ट हो गई। और आज भी, है ना, बारिश का मौसम गया कितना टाइम हो गया, सर्दी भी जाने वाली है, लेकिन आज भी खेत पानी से भरे हुए हैं। वही, क्योंकि हर जगह पे चारों तरफ पानी पानी है, पानी जाके जाए कहाँ? तो वो एक, हाँ, एक रेन फेड एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में एक स्पीड ब्रेकर है। तो ओवरऑल हम इसको क्लाइमेट स्ट्रेस लेते हैं। तो इस क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से अगर किसान की अगर फसल खराब होती है, तो उसमें उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये शुरू की गई। तो इस, जैसे कोई हर एक इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसी तरह से इसका भी एक प्रीमियम स्ट्रक्चर है। प्रीमियम मतलब कि उस कितना बीमा करवा रहे हैं, कितना इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एंड हाउ मच ऑफ दैट इज पेड बाय द फार्मर। So for the kharif crop, farmers are paying 2% of the sum insured. तो जितना भी उनका इंश्योरेंस है, लेट्स से इट्स शुरू से 100 ही देखते हैं,
तो 100 रुपये का सम इंश्योर्ड कर रहे हैं तो 2 रुपये, 1000, 10,000 तो 200, 1 लाख यानी 2,000। यानी अगर उनकी प्राइस जो है, इफ इट गेट डैमेज्ड एंड द क्लेम इज अबाउट अराउंड 1 लाख, देन उसके लिए उनका जो प्रीमियम है, वन टाइम प्रीमियम, इट इज ओनली 2,000। सिमिलरली रबी क्रॉप्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे 1 लाख के लिए उनका प्रीमियम 1,500 रुपये। फिर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% यानी 5,000 रुपये। तो ये जो इंश्योरेंस में ये जो प्रीमियम है, बहुत ही कम स्ट्रक्चर ये रखी गई है। बाद में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, जो यूजुअली मार्केट रेट के हिसाब से जो प्रीमियम होना चाहिए, वो प्रीमियम जो है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर वो अपने आप में डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या होता, हायर प्रीमियम्स थे, जो यूजुअली होता है जो किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, आजकल तो फोन वगैरह के भी इंश्योरेंस आ गए, और तो हर एक इंश्योरेंस जो है, मेडिकल वगैरह, जो सब हायर प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉप्स वगैरह जो है, जो काफ़ी अनसर्टेन है, उसके लिए अगर मार्केट को दें तो मार्केट तो उनमें करीब 50% प्रीमियम ले लेगा। यानी अगर 1 लाख रुपए का आपको बीमा करवाना है तो 50,000 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी अनसर्टेन होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रीमियम होगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, वल्नरेबल है, उतना ही कम प्रीमियम रखा है। और ये इंश्योरेंस जो है, इट इज़ अगेंस्ट प्रोडक्शन लॉस, नॉट द प्राइस लॉस। ये आपको याद रखना। अगर आपको वो कीमत नहीं मिल पाती है तो उसके लिए एक डिफरेंट चैनल है। ये यहाँ पे यही है कि अगर क्लाइमेटिक इरिटेबिलिटी की वजह से, ये क्लाइमेटिक अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से, डिजास्टर की वजह से, इफ यू लूज योर प्रोडक्शन, इफ यू लूज योर हार्वेस्ट, तो उसमें फिर गवर्नमेंट आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो नेचुरल डिजास्टर के अंदर कैलेमिटीज हो गई, पेस्ट अटैक्स हो गए, क्रॉप डिजीज हो गए, एडवर्स वेदर या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, तो ये चीजें हैं। फिर कौन कौन कवर हो रहा है? फर्स्ट, जो फसल बीमा योजना है, ये वॉलंटरी है, तो फार्मर्स को इसके लिए एनरोल करना पड़ेगा। फिर इनके अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो टेनेंट फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, वो भी आ सकते हैं। टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, ये आपको याद रखने हैं। टेनेंट फार्मर्स में वो लोग जो उस खेत को किसी और से लीज पे लेकर उसकी बुवाई करते हैं, वो टेनेंट फार्मर जो वहां पे वहीं पे रहते हैं, किसी और का खेत है पर वो वहां पे रह रहे हैं। शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं वो किसी और के खेत में जाके उसमें हिस्सेदारी करते हैं, मतलब उसमें काम करते हैं, और जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको अपने प्री एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे टेनेंट फार्मर जो है वो जो जो खेत है वो उनका पूरा अपने उनको लीज पे दिया हुआ है पर्टिकुलर टाइम तक, तो जो भी प्रोड्यूस होगा वो उनका है। शेयर क्रॉपर्स में वो शेयर करते हैं। तो ये सब इंक्लूडेड है। और ये याद रखना, जो लोनी फार्मर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। फिर कौन इंक्लूड नहीं है? फिर वो लॉसेस जो इंश्योर्ड रिस्क, जो क्लाइमेट रिस्क की वजह से, अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से नहीं है। फिर अगर क्लेम जो है वो बिना असेसमेंट के थ्रू हुआ है तो भी वो उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी लॉस होते हैं तब फिर उसमें एक गवर्नमेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू देखा जाता है कि कितना लॉस हुआ, और सच में लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लेम सही है कि नहीं है। तो वो असेसमेंट डेटा जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस देखते हैं कि पिछले 10 साल में टोटल 70 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन है, और जिसमें टोटल 1.7 लाख करोड़ क्लेम्स जो हैं वो सेटल हुए हैं, और करीब एवरेज एनुअल जो है वो 70,000 to 20,000 करोड़। और पीक जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है, जो क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट हैं उन्होंने ये चीज़ यूज़ की है। फिर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये है ना असेसमेंट के लिए, क्योंकि जब क्लेम की बात आती है
तो वो क्लेम जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। सैटेलाइट इमेजरी हो गई, और उसके साथ रिमोट सेंसिंग डेटा है, और ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं स्पेशली लोकलाइज के लिए। ये तो कोई बड़ा ही अगर एरिया जो है वो अगर डैमेज हुआ है तो सैटेलाइट इमेजरी काम आ जाती है। लेकिन अगर लोकलाइज है डैमेज, स्पेशली जैसे पेस्ट अटैक हो, डिजीज़ हो, क्रॉप डिजीज़ हो, उसके लिए ड्रोन्स वगैरह है। फिर अब देखते हैं कि और अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर चैलेंज क्यों है। तो बहुत सारे स्टेट जो है दे ऑप्टेड आउट ऑफ दिस स्कीम, क्योंकि फिजिकल कंसर्न्स हैं। क्योंकि प्रीमियम जो है वो तो स्टेट और सेंटर जो है उनके बीच में डिवाइड होता है। फिर इस जो एग्रीकल्चर जो है वो भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब जब स्टेट के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है तो फिर वो है ना इस चीज़ को, इस स्कीम को, इससे बाहर हो जाते हैं। और रीज़न यही है फिजिकल एक्सपोजर। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा है कि टोटल क्लेम जो है 1.7 टू 1.8 लाख करोड़। अब 1.8 लाख करोड़ किसी भी स्कीम, किसी भी स्टेट के लिए बात करो तो करीब 20,000 30,000 करोड़। तो एक स्टेट के लिए 20,000 30,000 करोड़ जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर ये सिर्फ क्लेम के अंदर निकल जाएगा तो फिर वो बाकी डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए नहीं। फिर साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि जो जो मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो उस पर भी काफ़ी डिस्प्यूट है। जो ट्रेडिशनल है, जैसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे पहले जो यील्ड रेफरेंस हैं वो पूरी तरह से, जो लॉसेस हैं उनका उनको अच्छी तरह से डायग्नोज नहीं कर पा रही थी। क्रॉप कटिंग का यही है कि कुछ फील्ड्स हैं वहाँ पे देखा है कि जो हार्वेस्ट हैं, पोस्ट हार्वेस्ट, वो भाई कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि हर जगह जा नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे सैम्पलिंग एरर है, सैम्पलिंग एरर की आप किस जगह की क्रॉप ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। तो ये टोटल एक लक फैक्टर कह सकते हैं, या फिर एक डेलिब्रेट डिनायल कह सकते हैं। आपने अगर अच्छी क्रॉप्स ले ली और उसके हिसाब से आपने जो 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 क्लेम डिसबर्समेंट है वो उसमें आपने कह दिया कि नहीं, सही नहीं है, तो फिर किसानों के लिए तो लॉस है। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म। क्योंकि अब ये हो गया है कि प्राइस रिस्क जो है वो ठीक कर दिया, प्रोडक्शन रिस्क ठीक कर दिया, इंश्योरेंस दे दिया। फिर उसके बाद ये है कि अगर इन सब के बाद किसान अपना प्रोड्यूस लेके जा रहा है तो उसमें भी फिर किसान को जो प्राइस डिस्कवरी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और मेन रीज़न यही है कि किसान जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, लैंड होल्डिंग वो फ्रेगमेंटेड है। तो उसी के साथ किसान जिस मार्केट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें, मंडी की, तो पहले के टाइम में या अभी भी कई जगह पे जो मंडी जो है वो फ्रेगमेंटेड है, लोकल है, और प्राइस डिस्कवरी जो है वो भी लोकल है। जैसे कहीं पे सब्जी मंडी है, कहीं पे धान मंडी है ना। और फिर उसमें जो एरिया जो है वो भी है ना, कह सकते हैं हब एंड स्पोक मॉडल पे नहीं है। से हमारे यहाँ की बात करें तो एक जो मंडी है वो बिल्कुल ही ऐसे ऐसी जगह पे है जो कह सकते हैं कि उसका जो वेस्टर्न एरिया जो है उसको अच्छे से कवर कर रही है। लेकिन सदर्न एज और ये सदर्न एंड ईस्टर्न एज ये पूरा उससे छूट रहा है। क्योंकि जो रास्ता है स्पेशली इस तरह के मोबिलिटी के लिए, अपना प्रोड्यूस लेके जाना, उसके लिए आपके पास जो भी है, क्योंकि ये कंधे पे तो लेके जाने वाले हैं नहीं, उसके लिए जो भी साधन है, टेम्पो हो गया, कैंपर हो गया, और जो मिनी ट्रक हो गया, वैन हो गया, उन पे लेके जाएंगे। तो वो रास्ता ही वैसा नहीं है। तो ये एक अलग ही क्वेश्चन है मार्केट एक्सेस का। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कि फार्मर जो है वो मार्केट और प्राइसेस दोनों उनको प्रॉपर मिले, तो फिर एपीएमसी सिस्टम, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके थ्रू, सॉरी यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया। जो ये जो एपीएमसी है ना, लोकल में हम इनको कहते हैं कि मंडी कमेटी। जो मंडी की जो जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो
इन पे प्राइस वगैरह जो है, इनकमिंग इनपुट जो है, इनकमिंग हार्वेस्ट, प्राइस डिस्कवरी, स्टोरेज, वेयर हाउस, ये सब ऑक्शन वगैरह ये सब ध्यान रखते हैं। तो पहले ये सिस्टम बनाया गया था ताकि जो मनी लेंडर्स जो हैं, मनी लेंडर एंड ट्रेडर, वो किसानों को एक्सप्लॉइट ना करें। और इसका बेसिक आइडिया आपको दिया था कि किस तरह से सप्लाई बढ़ जाती है, किसानों के पास बार्गेनिंग पावर होती नहीं है, जो मनी लेंडर जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से किसानों को कुछ नहीं मिलता और फ़ायदा इन्हीं का होता है। तो फिर उसके लिए एपीएमसी बनाई गई। लेकिन एपीएमसी जो है, जो मंडी कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे ये किसानों की मदद करने की जगह ये स्ट्रक्चरली रिजिड हो गए, है ना, करप्शन होने लग गए। इन इनकी जो मनी लेंडर है, ट्रेडर है, उनके साथ साठ गांठ होने लग गई। फिर जो कॉमन प्रॉब्लम जो है, पुराने जो एपीएमसी सिस्टम, मंडी कमेटी, उनके अंदर ये चीज़ें नजर आने लग गई। फर्स्ट, द फार्मर्स वर कंपेल्ड टू सेल दे प्रोड्यूस इन नोटिफाइड मंडीज ओनली, कि जहाँ भी नोटिफाइड कृषि मंडी है, धान मंडी है, सिर्फ वहीं पे अपना बेच सकते हैं। फिर जो नए जो बायर्स हैं, है ना, उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको डायरेक्ट माल खरीदना है तो लाइसेंस चाहिए। जो बायर्स यहाँ पे जो रिटेलर हैं, जो गांव-गांव में या टाउन के अंदर या मंडी से अनाज लेके फिर खुद की दुकान डाल के वहाँ से बेचते हैं, तो इनको भी लाइसेंस की ज़रूरत। फिर उसमें फिर बहुत सारे सिस्टम्स डाल दिए। तो ये जब ये सब सामने आने लग गए, तो ये एक और इंसाइट आई कि ऐसे इस सिस्टम से सिर्फ कमेटी, मंडी कमेटी और उससे जुड़े हुए लोगों का फायदा हो रहा है, ट्रेडर्स का फायदा हो रहा है। ट्रेडर्स ही प्राइस डोमिनेट कर रहे हैं। तो किसान को जो फाइनल प्राइस है, उसका सिर्फ 20 से 30%, 20 से 35% मिल रहा है। यानी ये देख लिए कि आपको, जैसे अभी बताया, गेहूं अगर 30 रुपए किलो आपको मिल रहा है, जो पिछले से पिछले साल की जो गेहूं की रेट थी, जो पिछले साल की थी, तो उसमें से ये अगर देखें 25% या 35%, तो किसान को सिर्फ 7 से 9 रुपए किलो ही मिल रहा है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी आधा मिल रहा है, ये इस एपीएमसी सिस्टम की वजह से। तो फिर क्या किया, इस एपीएमसी सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, दैट इज वन नेशन वन मार्केट, या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मंडी लॉन्च की गई 16 के अंदर, ताकि पूरे देश के लिए, पूरे देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एक ऑनलाइन मंडी तैयार हो सके। तो ये कोई सेपरेट फिजिकल मार्केट नहीं है, कोई मंडी नहीं है, ये आप इसको ऑनलाइन मंडी की तरह समझना। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि जितनी भी एपीएमसी मंडी है ना, पूरे देश भर में, उन सबको कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करके रियल टाइम पे जो भी प्रोड्यूस है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, धान हो गया, मतलब व्हीट हो गया, राइस हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, उन सब की ऑनलाइन बिडिंग होगी, ऑनलाइन उनका टेंडर निकलेगा, ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। फिर जो प्राइस डिस्कवरी है वो ट्रांसपेरेंट होगी। यहाँ पे फिर ट्रेडर जो है वो प्राइस नहीं, फिर अब जो लोकल मंडी के अलावा भी जो बायर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक डिजिटल मीडियम है। ऑनलाइन आप ये चीज़ अपने फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, और जो प्राइसेस हैं वो रियल टाइम होंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जो कमेटी है, मंडी कमेटी, और जो ट्रेडर्स हैं, उन सब का, उन जो साठ गांठ है, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लग गई। और इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने, ऑनलाइन मंडी ने, करीब 1000 फिजिकल मंडी हैं उनको कनेक्ट किया गया। और 1.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया। फिर ट्रेडर्स ने भी, और कमोडिटीज़ देखिए आप, पूरे इंडिया में करीब 240 कमोडिटीज़ ये एक साथ जुड़ गई। तो अब यह है कि
इस ऑनलाइन मंडी, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मार्केट फेलियर वो कैसे ठीक हुआ है? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अगर मंडी अपनी अगर दादागिरी कर रही है, मंडी कमेटी अपनी दादागिरी कर रही है, ट्रेडर्स ही प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, किसान को उनकी प्राइस मिल नहीं रही है, तो अब इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की वजह से बोली लग रही है। अब बहुत सारी मंडी से बोली आ रही है जहाँ पे वो धान वगैरह नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट ही जो बायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, या इवन स्मॉल ट्रेडर्स भी हैं, वो डायरेक्ट बोली लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से सीधे सीधे रियल टाइम ऑनलाइन प्राइसेस हो रही है। तो जब आपको ऑनलाइन प्राइसेस दिख रही है साफ साफ हायर है, तो आप उसी को बेचेंगे। फिर साथ में जो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उनका भी मार्केट एक्सेस अब जो है अब वो बढ़ने लग गया। मार्केट एक्सेस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि पहले तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इनका प्रोड्यूस लेस है, तो ये उस लेस प्रोड्यूस को ने जहाँ भी बोली लगी है वहां तक उसको पहुंचा सकते हैं। और सेकंड, अब उनको बार्गेनिंग पावर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्राइस इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम है एंड ऑक्शन है, बोली लगी हुई है। तो बोली में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, सामने वाले ने कहा है कि भाई मैं करीब ये कैसे 20 रुपए किलो गेहूं बेच रहा हूँ, 20 रुपए किलो गेहूं मैं खरीद रहा हूँ, तो सीधा है कि अब उनके पास जो भी है वो डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना माल वहां पे बेच सकते हैं, बजाय इसके कि यही पहले की जो मंडी कमेटी है वो फिर 6-7 रुपए किलो दे रही है। ये फिर साथ में लिमिट्स क्या है जो यूपीएससी पूछती है। फिर ये इसका मतलब है कि अगर आप अपनी क्रॉप जो है उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एक तरह से आप जो ई नाम जो है इसको आप स्टॉक मार्केट की तरह देखें। तो स्टॉक मार्केट में जो भी आपने जो भी स्टॉक्स हैं, इक्विटीज हैं, वो खरीदी और उसमें आप रियल टाइम उसकी प्राइस देख रहे हैं कि आपने उस आपने जो स्टॉक मार्केट पे जो चीज़ रखी है तो आपने वो एक तरह से ऑक्शन के लिए रखी है कि कौन उसको कितने में खरीदना चाहेगा। जब भी प्राइस बढ़ेगी तब आप उसको बेच देंगे। तो सिमिलरली ई नाम में अगर आपने अपनी क्रॉप उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने लगाई है, उस लिस्ट की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसको खरीदेगी। वो एक एमएसपी नहीं है, वो आपको कोई ना कोई दूसरा कोई रिटेलर है, कोई ट्रेडर है, वो ही खरीदेगा। एमएसपी एक अलग ही डिसीजन है। ये फिर साथ में ये एक है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से अब स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको ऐड करे। साथ में बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी है। सो दिस इज इट। थैंक यू।